Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपना ज्योमेट्री स्पेशल सीरीज का और आगे के पार्ट्स। इससे पहले मैंने आपको ज्योमेट्री स्पेशल सीरीज में जो अभी आपका मार्च 2020 में एसएससी सीजीएल 2019 का प्री कंडक्ट हुआ था, उसके मैंने आपको ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर करवा दिए हैं। उसके साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह हो सकते हैं वो भी मैंने आपको दे दिए, वो जा करके आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर वो आपको जो है सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और अब हम आज से डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री के जो कि पूछे गए हैं आपके 2011 से लेकर के 19 तक के सारे एसएससी सीजीएल मेंस यानी कि टीयर 2 के हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन हो आगे, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक खासियत बता दूँ, देखो अभी आगे हम देखते जाएंगे इन क्वेश्चंस में। मैंने आपको ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस उठा लिए हों, जैसे कई बार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आया फिर उसको रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस कई सारे। तो मैंने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उठाए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके अलावा जिसमें हर कॉन्सेप्ट में आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको एक ना एक कॉन्सेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा, तो वहाँ पर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक बार हम कौन कौन से ईयर के यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ पर आपका 17 और 18 के मेंस को हम यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। 2018 का मेंस आपका 2019 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, सारे के सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उसका एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, यानी कि मैं आपको क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही सही, लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट से और कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे तो वो मैं कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा सिखा रहा हूँ, और वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैसे क्या हो सकती है चीज़ें, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सीरीज प्रूव होने वाली है। चलिए भाई, अब जो है आगे हम आ जाते हैं। तो अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव ऑन करते हैं। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज और चल रहे हैं जिन्हें कि आप जाकर के देख सकते हो, जैसे आपका 1300 प्लस कॉमन एरर्स का कोर्स हो गया, वो भी जाके आप देख सकते हो। इसमें सारी की सारी एरर्स आपको पार्सिंग के थ्रू और इसके अलावा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाई जाएंगी। और इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने वाले हो चाहे एसएससी का। ठीक है, तो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपका रीजनिंग के कोर्सेज हैं और भी कई सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं, जैसे आपका सीएचएसएल के लिए उसके प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, अभी कराए जाएंगे रिसेंटली, अभी आपकी वो सीरीज स्टार्ट होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक बार इन सारी की सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर पीटी इज अ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो है पीटी एक कॉमन टेंजेंट है, इन तीनों सर्कल के ऊपर यहाँ पर ए पॉइंट पर टच हो रही है, यहाँ पर बी पॉइंट पर टच हो रही है और यहाँ पर सी पॉइंट पर टच हो रही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये छोटा वाला छुटकू सा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है भाई, 4 है। फिर इस तरीके से ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 6 है, तो ये वाला पोर्शन भी 6, ये वाला पोर्शन भी 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो आपका थर्ड वाला सर्कल है, सबसे बड़ा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस है 9। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अब बोल रहा है O1, O2, O3 आपके तीनों सेंटर हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिसे आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखो कभी भी आपको लेट से आपके सामने चाहे 3 सर्कल हो, ऐसे आपके सामने एक सर्कल हो गया, फिर ये दूसरा सर्कल हो गया, फिर ये तीसरा सर्कल हो गया। ठीक है, इस तरीके से सर्कल बने हुए हैं और फिर यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से आपकी एक टेंजेंट यहाँ पर जाती है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा सर्कल ऊपर ही है और एक टेंजेंट आपकी नीचे जाती है। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट के बीच में ये तीनों के तीनों सर्कल जो है वो फंसे हुए हैं। तो कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, इन तीनों सर्कल की जो रेडियस होगी, लेट्स से ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है और ये रेडियस R3 है। ठीक है, ये आपकी R1 रेडियस हो गई, ये R2 रेडियस हो गई और ये R3 रेडियस हो गई। और लेट्स से आप यहाँ पर एक चौथा सर्कल भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो आपने एक चौथा सर्कल भी बना दिया और इसकी रेडियस कितनी है, R4 है। अब यहाँ पर आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, इस केस में आपका R1 हो जाए, R2 हो जाए, R3 हो जाए और R4 हो जाए, ये चारों के मतलब जितने भी सर्कल होंगे ना, सारे के सारे आपके जीपी में जाएंगे। जीपी क्या होता है, आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, चाहे आप यहाँ पर करके देख लो। अब देखो तीनों सर्कल ये क्या है, एक कॉमन टेंजेंट के अंदर जा रहे हैं ना, और यहाँ से अगर मैं एक और टेंजेंट खींच दूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से एक और टेंजेंट खींचना चाहूँ तीनों के ऊपर तो खींच सकता हूँ। तो अब देखना आप इन तीनों की जो रेडियस का रेशियो है ना वो सेम है।
4/6 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा भाई, 2/3 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 6/9 करता हूँ तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो कभी भी आप चाहे जितने सर्कल यहाँ पर डालते जाओ, बीच में फंसाते जाओ, इनका जो रेशियो होगा ना, वो कॉमन रेशियो हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या सभी को? और हाँ, अब जैसे यहाँ पर ये 3 सर्कल है ना, तो इन तीनों सर्कल में ये जो सेकंड वाला सर्कल है, इसकी जो रेडियस होगी, अब देखो ज्योमेट्रिक मीन भी लगेगा क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब ये जो बीच वाला जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये चौथा सर्कल नहीं है, बस ये तीनों सर्कल ही है, तो यहाँ पर जो आपका R2 है ना, R2 का स्क्वायर किसके इक्वल टू में हो जाएगा, R1 इंटू में R3 के, ठीक है। क्योंकि R2 क्या बनेगा यहाँ पर R1 R2 R3 ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो R2 इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्लियर है, इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई क्या? अब अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो तो ये भी करके देख लो। जैसे यहाँ पर इसकी जो बीच वाला सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 4 इंटू में 9 के होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 9 इंटू 4 भी 36 होता है। तो यहाँ पर आपको आई होप कि ये वाली चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। चलो भाई, इतनी सी बातें सभी को समझ में आ गई क्या? अब मैं ये सारी की सारी चीज़ें हटाता हूँ, थोड़ा सा हम क्वेश्चन पर मूव ऑन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो आपकी 4 है, ये 6 है, ये 9 है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पीसी। हमसे पीसी की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि ये जो है आपका, ये यहाँ तक आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। ऑलराइट, चलो अब यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट से लेकर के ओ को जोड़ देता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, ए पॉइंट से ओ को जोड़ दिया, बी पॉइंट से O2 को जोड़ दिया, ठीक है। और फिर मैंने सी पॉइंट से O3 को जोड़ दिया। इस तरीके से मैंने तीनों को जोड़ दिया। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा ये देखना। अब आपको एक बात पता है क्या, कभी भी कोई भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप बड़े ध्यान से कौन से ट्रायंगल को देखोगे, मैं आपसे बात करूंगा ट्रायंगल PAO1 की, फिर मैं आपसे बात करूंगा ट्रायंगल PBO2 की, फिर मैं आपसे बात करूंगा ट्रायंगल PCO3 की, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो देखो, जो आपका एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि तीनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हो गए आपके इक्वल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब आप देखो तीनों में एंगल पी तो सेम ही है, यानी कि तीनों के लिए आपका जो एंगल पी है ये भी सेम हो गया, तो आपका एंगल पी भी यहाँ पर तीनों में जो है कॉमन निकल के आ गया, यानी कि सेम हो गया। अब ये जो बचा वाला एंगल होगा ना, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल PAO1 में, ये वाला जो एंगल PO1A होगा, ये वाला एंगल इक्वल टू में PO2B के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है, एक एंगल आपका कॉमन ही है, तो बचा हुआ एंगल भी सेम ही होना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका एंगल जो O1 O2 O3 बनेगा, PO1A PO2B और PO3C, ये तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई है सभी को? क्लियर है। तो देखो अब अगर ये तीनों आपके ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए, तो एक बार मैं यहाँ पर कलर को चेंज करके लिखता हूँ। देखो अब मैं अगर आपसे यहाँ पर बोलना चाहूँ कि PO1 अपॉन का PA, ठीक है, क्या लिखा मैंने, PO1 इक्वल अपॉन का PA इक्वल टू में, अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार हमें PO1 से PAO1 से काम है ना, तो ये AO1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से P हटाते हैं, हमें कौन सी वाली साइड लेनी है, ये वाली साइड लेनी है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यूज पता है ना, रेडियस की वैल्यू हमें पता है। तो ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा, आपका इसका रेशियो इक्वल टू में हो जाएगा PO2 अपॉन का BO2 के। क्लियर है। और ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा, आपका PO3 अपॉन का CO3 के। क्लियर है, इतनी सी बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? क्लियर है। तो अब देखो अगर मैं इन दोनों को यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, क्या किया मैंने, इन दोनों को यहाँ से उठा लिया, तो लेट से यहाँ पे ये जो आपका P से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये मैंने x मान ली, ठीक है। कितनी मान ली, ये वाली वैल्यू मैंने x मान ली। कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब ये x हो गया यहाँ पर, और इतनी वैल्यू ये 4 होगी, फिर ये 4 होगा, फिर ये 6 होगा, ये 6 होगा, फिर ये 9 होगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब अगर मैं PO1 की बात करूं तो ये PO1 कितना हो जाएगा भाई, ये जो आपका PO1 है ये आपका हो जाएगा x, है ना। PO1 कितना हो जाएगा, अच्छा ये मैं PO1 पूरा का पूरा x ही मान लेता हूँ, क्यों, फिर मैं यहाँ पर x+4 करता रहूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने x मान लिया, फिर अपॉन में AO1 कितना है भाई, 4 है, तो x अपॉन 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, PO2। अब देखो PO2 क्या हो जाएगा, ये तो x हो गया, P से लेकर के O1 तक की वैल्यू x हो गई, फिर यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 6 है, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो PO2 हो गया अपना x + 10, और अपॉन में हम क्या कर देंगे, BO2 की वैल्यू कितनी है, 6 है,
क्लियर है? यहाँ तक सारी बातें समझ में आई हैं सभी को? चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू में 4x प्लस का 40, और अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो x इक्वल टू 20 आ गया, हमसे वैल्यू पूछी जा रही है पीसी की। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं इस पीसी को निकालना है मुझे, तो ये मुझे दिख रहा है कि ट्राइंगल PCO3 जो है ना, ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पर मैं, अगर मुझे x की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं इस PO3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो ये जो मेरा PO3 है, ये कितना आ जाएगा, 20। देखो x इक्वल टू में कितना है, 20, और फिर आपका ये प्लस का 10 अगर मैं इतना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 30, और ये 36, 36 प्लस का 9 कर दूंगा अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, ये 45। यानी कि PO3 तो आ गया अब अपना 45 सेंटीमीटर। कौन से ट्राइंगल में? यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ट्राइंगल PCO3 की, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में आपका PO3 अपने पास है। और यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो CO3, ये जो CO3 है, ये अपने पास कितना गिवन है भाई, ये अपने पास 9 गिवन है। तो यहाँ से जो आपका पीसी है, पीसी कितना हो जाएगा? अब देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इट मींस यहाँ पर आपका हाइपोटेनस क्या होगा, PO3 होगा। तो पीसी इक्वल टू में अगर मैं बोलना चाहूँ तो अंडर रूट का PO3 का होल स्क्वायर। अब बात को थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन रेशियो निकालता हूँ। मैं अगर इन दोनों में 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना बचेगा, 9 5 जा और ये 9 1 जा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से आप यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, मैंने दोनों में 9 से डिवाइड कर दिया है, क्लियर है। तो PO3 अब मैं क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा निकल के आएगा ना, उसमें 9 का फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 45 का स्क्वायर निकालोगे, है ना। तो फिर वो अपना ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों से बच रहे होते हैं, इसको भी आप सीखो। जैसे 45 को मैं, 45 और 9 में क्या कॉमन था, 9 कॉमन था, मैंने दोनों को काट दिया, 5:1 का रेशियो ले लिया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और CO3 का स्क्वायर कितना, 1। तो पीसी कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट का 25 माइनस 1 करोगे, ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। और फिर अब मैंने चूंकि यहाँ पर 9 का फैक्टर जो है वो निकाल दिया था, तो मैं क्या करूंगा, इंटू में 9 कर दूंगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो मेरा जो पीसी है कितना आ जाएगा, 9√24। ऑल राइट। अब अगर मैं 24 को देखूं तो ये होता है 6 4 जा 24, है ना। तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 9, और अंडर रूट में कितना रह जाएगा भाई, 6 रह जाएगा। इक्वल टू में 18√6 जो है हमारा यहाँ पर पीसी निकल करके आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर अपना कौन सा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ सभी को क्लियर हुई क्या? यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, या फिर यहाँ से जो मैंने आपको रेशियो वाला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, जीपी वाला, वो भी आपका यहाँ पर यूज हो सकता है। हो सकता है कि आपसे कभी जो जीएम लगता है ना, ज्योमेट्रिकल मीन, वो भी आपसे पूछ लिया जाए कि R2 का स्क्वायर इक्वल टू में R1 इंटू में R3 होता है। ये आपका सीधा सीधा रिजल्ट यहाँ पर यूज हो सकता है। हो सकता है आपसे R1 दिया हो, R3 दिया हो, R2 की वैल्यू पूछने लग जाए, है ना। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें, क्लियर है। और CHSL का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने काफ़ी कॉमन है, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर फटाफट से अब हम मूव ऑन कर लेते हैं, क्लियर है। चलो, तो वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर द डिले। ये आई थिंक स्टक हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ओके, ये सारी की सारी चीज़ों को हटा के हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, ये देखो, ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD एंड BFG, अब इसको आप बड़े ध्यान से देखना। आ, तो अब देखो यहाँ पर दोनों जो हमें स्क्वायर गिवन है, इनकी साइड्स क्या क्या हैं। जो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर है, यानी कि ABCD जो स्क्वायर है, इसकी हमें साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ये पूरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन पूरा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और यहाँ पर भी पूरा पोर्शन ये 8 का हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो आपकी साइड है वो 8 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। इसके बाद में बोल रहा है कि BFG जो है आपका स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यानी साइड की जो इसकी वैल्यू है वो 6 है। तो ये 6 और आपकी ये वाली साइड भी 6 और ये भी 6, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है सभी को? अब हमसे पूछा जा रहा है कि एरिया बता दो आप शेडेड रीजन का, यानी कि ये वाला जो आपका रीजन है आपको शेडेड दिख रहा है, इसकी हमें जो है एरिया निकालना है। तो अब बड़े ध्यान से आप देखना, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, इसका जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड है ना, जो सिंपलेस्ट मेथड है इसका, वो 2 सेकंड का भी नहीं है। देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो आप देखना, ये जो है आपका ये वाली साइड कितनी है भाई, 2 सेंटीमीटर की निकल के आ रही है ना, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ तक की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये पूरा 8 है, तो बीच का बचा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाली जो वैल्यू होगी, ये भी आपकी 2 होगी, है ना। तो अब जरा आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर के ये वाली लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, DF को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ,
ध्यान से देखना आप, ये अगर मैं डीएफ को ज्वाइन कर देता हूँ तो आपको ये सिमेट्री दिख रही है क्या? ये वाला जो आपका शेडेड रीजन है इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है क्या? बोलो हाँ। ठीक है ना। अब अगर हमें यहाँ पर सिमेट्री दिख रही है यानी कि ये वाला जो एरिया होगा ये वाला एरिया होगा सेम ही हो जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कौन से वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल डी एफ जी की, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल डी एफ जी की। तो यहाँ पर जो इसकी साइड होगी, जिसको जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी, है ना। देखो अब अगर मैं इस ट्रायंगल का बेस ले लेता हूँ, लेट से मैं इस ट्रायंगल का बेस ले लेता हूँ डी एफ, ठीक है ना। क्या बेस ले लिया मैंने? एफ जी ले लिया, है ना। डी एफ नहीं, एफ जी ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ जी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हो गया अपना जी एफ, क्लियर है। और इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी? अब देखो इस स्क्वायर की हाइट कितनी है, ये पूरी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 2 निकल के आ रही है, क्लियर है। तो इंटू में 2, और ये जो जी एफ है इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है भाई, इसकी वैल्यू 6 है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे भाई? 6 रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एफ जी की जो एरिया है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू निकाल लो, नहीं तो दोनों सिमेट्री बनाएंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी कौन से ट्रायंगल की, आपका ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, इसका जो एरिया होगा वो भी निकल के आ जाएगा सेम टू सेम। अगर आप देखना चाहो तो देख लो, इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर ही तो है। और आपका ये वाला जो बेस बन रहा है ई एफ वाला बेस, ये भी 6 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में 6 इंटू में 2, और ये भी आपका कितना आ जाएगा? 6। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इसका एरिया 6, इसका एरिया 6, तो आपका शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा? 6 + 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कितना आ जाएगा भाई? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है अपना एरिया निकल के आ जाएगा। यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाऊँ क्या? कोई भी देखो, और हाँ एक बात और आपको मैं बता दूं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वो डाउट आपको अपना कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, ठीक है। ये नहीं कि आप उस डाउट को लिए रह जाओ, उस डाउट को आपको कमेंट सेक्शन में अपना जरूर पूछना है। और इसके अलावा, और मैं जब भी आपसे बोलता हूँ ना समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो हाँ, तो आपको हाँ जरूर बोलना है, ठीक है। और अगर नहीं आया तो अपना डाउट तो आप खैर पूछ ही सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ भी आप कई सारे डाउट को पूछ सकते हो, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन करने के एक और तरीका है, जो ये वाला मेथड यहाँ पर तो आपका इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा जो मैं आपको अगला मेथड इसका बताने वाला हूँ, लेकिन वो और कई सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, अगर आप ये वाला मेथड सीख लोगे ना तो आपको वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे यहाँ पे, कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो, ये मैंने यहाँ से एक लाइन को ऐसे मारा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मैंने लिया, और इसको थोड़ा सा, वेट अ सेकंड, क्या किया मैंने, इसको यहाँ से थोड़ा सा एक मैंने लाइन जोड़ दी, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से आप देखना, ठीक है। ये मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ये इतना जो पोर्शन है इसको उठा करके लेट से मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। कहाँ चिपका देता हूँ इसको? मैं उठा करके ऐसा यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने? इतने पोर्शन को उठा करके यहाँ पर चिपका दिया। तो अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये जो अपना यहाँ पर इतना पोर्शन बचेगा ना, ये वाला पोर्शन मैं ऐसे नीचे लाके लगा सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये जो अपना इतना सा रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया ही पूरे के पूरे शेडेड रीजन के इक्वल होगा। पूछो कैसे? क्या किया है मैंने, ये जो शेडेड वाला पोर्शन का एरिया है ये मैंने उठा करके यहाँ पे चिपका दिया है इतना सा, और इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन था वो मैंने उसके नीचे चिपका दिया। यानी कि अपना जो पूरा का पूरा अगर मैं रेक्टेंगल बनाना चाहूँ तो एक ऐसा रेक्टेंगल बनेगा जिसमें मेरी एक जो लेंथ है वो आपकी 6 हो जाएगी, और अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ वो 2 हो जाएगी। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँगा तो वही मेरा इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा एरिया? 6 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया, कितना निकल के आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने सिमेट्री वाला मेथड बताया वो तो आपको हमेशा क्लिक हो ही जाएगा। क्लियर है? खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सर्कल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, या फिर हम यहाँ पर टेंजेंट्स का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ना बिल्कुल भ्रमित करने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हम देखेंगे और समझते हैं भाई इस क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है। क्लियर है? तो आप एक बार इसे पॉज करके, मैं आपसे बोलूंगा एक बार आप पॉज करो इस क्वेश्चन को और ट्राई करो, ठीक है। पॉज करें, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ई एंड एफ आर द सेंटर्स ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कल्स। यानी कि ये दोनों सर्कल जो हैं आपके आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पर आपका ई और एफ इन दोनों के सेंटर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी? यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल ए ओ बी बन रहा है इसका रेशियो ट्रायंगल डी ओ सी, यानी कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इन दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो कितना होगा? क्लियर है? ये पूछा जा रहा है।
अब यहाँ पर आपको आई होप कि ये वाली बात पता होगी। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पर आपकी दो पैरेलल लाइन बनाता हूँ। ये आपकी पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से लेकर के जोड़ दिया। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर फिगर आपका ठीक नहीं बन रहा है ना, थोड़ा सा ठीक बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से आपकी ये एक लाइन हो गई, ठीक है, और फिर आपकी एक लाइन ये हो गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के इसको जोड़ दिया। क्या किया मैंने, यहाँ से इसको जोड़ दिया और फिर मैंने यहाँ से इसको जोड़ दिया। तो ये वाले जो दो ट्रायंगल बनेंगे ना, क्या होगा भाई, यहाँ पर ये वाले जो आपके दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये और ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल्स आपके इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे क्या, बोलो हाँ, ठीक है। तो ये केस आपका हमेशा फॉलो होगा। लेट्स से आपकी ये दोनों पैरेलल लाइंस और आपके ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हमेशा आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है, इतनी सी बात सबको पता है क्या। चलो, अब यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा यूज करूंगा, तो देखना बड़े ध्यान से। इसको एक बार जरा हटा देते हैं। चलो अब देखो, ओके, अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, ई और एफ क्या है, सेंटर्स। अब जरा एक बार आप सारे के सारे ट्रायंगल्स को देखना, जिन जिनका मैं नाम लेता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ ट्रायंगल ए ओ बी का, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रायंगल ए ओ बी है, यहाँ पर मैं लिख भी यही देता हूँ आपके लिए, ट्रायंगल ए ओ बी जो है ये आपका सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के साथ में, ट्रायंगल सी ओ डी। क्लियर है। और यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं ना, इनको मैं नाम दे देता हूँ, ये वाला आपका पी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपका क्यू है। क्लियर है। चलो अब देखो, यहाँ पर क्या बात हो गई, ये आपका ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगेन आपका वही सिनारियो बन रहा है। ये जो ए बी होगा ना, ये पैरेलल ही तो होगा डीसी के, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपकी टेंजेंट्स हैं। और दोनों ही टेंजेंट क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आप देखोगे तो ये टेंजेंट आ रही है, ठीक है, ये रेडियस के साथ कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। और अगर आप देखोगे तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। अगर ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो क्या मैं ये वाला जो आपका ए बी पी क्यू बन रहा है, ये ए बी पी क्यू एक रेक्टेंगल हो जाएगा क्या, बोलो हाँ। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इट मीन्स आपका यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता चल गई कि ए बी इक्वल टू में इसका मतलब पी क्यू है। और अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, लेट से मैं इस पूरे को ए मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, ए के हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। क्लियर है। और यहाँ पर आपका ये सीन चल रहा है कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर में है। अब इसी तरीके से आपके अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए ई, ध्यान से देखना नहीं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ट्रायंगल ए ई बी, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए ई बी। ये वाला जो ट्रायंगल है ना आपका, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई पी के। कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल डी ई पी के। बड़े ध्यान से देखना। अब देखो, अच्छा ये जो ए ई बी है ना, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है, ए के सामने कौन सा एंगल बनेगा, ए के इक्वल टू में एंगल पी है। तो यहाँ पर आप किसके सिमिलरिटी में लिखेंगे, एंगल पी के। क्लियर है। ए के इक्वल कौन सा है, पी है। चलो भाई, अब देखो, ए के इक्वल पी हो गया, फिर अपना ई के इक्वल तो ई ही रहेगा। इसके बाद में बी के इक्वल टू में आपका डी बनेगा। क्लियर है। क्योंकि डी के इक्वल क्या बन रहा है अपना, यहाँ पर बी बन रहा है। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रही हैं। इसी तरीके से आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अपना ये बन रहा है ए एफ बी। कौन सा ट्रायंगल है, ए एफ बी। ध्यान से देखना कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए एफ बी। तो ट्रायंगल ए एफ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा है भाई, ये सी एफ क्यू। ठीक है ना, क्योंकि एंगल सी किसके इक्वल होगा, आपका एंगल ए के यहाँ पर। और ये वाला जो एंगल बी है, ये आपका 90 डिग्री है, एंगल बी और एंगल क्यू। और ये एफ तो आपका खैर इक्वल है ही सही, ठीक है ना। क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट है ये तो। चलो अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रायंगल डीईपी की, यहाँ पर देखो कितना बढ़िया यूज हो रहा है। आप बस ध्यान से देखते जाओ, ट्रायंगल डीईपी की क्या बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल डीईपी की। डीईपी कहाँ है, ये देखो, ये वाला जो ट्रायंगल डीईपी है ना, आप कहोगे सर ये तो एक बार सिमिलर हो चुका है। लेकिन अब ये अगेन मैं किसके बारे में बात करूंगा, ट्रायंगल इसके, ये आपका सिमिलर है ट्रायंगल डी ई क्यू के। किसके इक्वल है, ट्रायंगल डी ई क्यू के। क्लियर है। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर तो छोड़ो, बहुत जगह बेनिफिशियल होंगी। आपको देखना पड़ेगा भाई सिमिलरिटी निकल कहाँ कहाँ से रही है, ठीक है। चलो खैर, अब यहाँ पर मैं आपको पहले सिमिलर वाली सारी की सारी क्राइटेरिया दिखा दे रहा हूँ। अब लेट से यहाँ पर आपका ये जो ट्रायंगल सी एफ क्यू है, ठीक है ना, ये क्या है आपका ट्रायंगल सी एफ क्यू, ये सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए पी के। क्लियर है। यहाँ तक कि ये सारे के सारे ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ फिगर में, आपके जो है कई सारे लाइंस बन गई हैं, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब देखें, चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से,
कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब देखो क्या है अपने पास में, अगर मैं आपसे बात करूं ट्राइंगल ए एफ बी और ट्राइंगल सी एफ क्यू की, ठीक है, ट्राइंगल ए एफ बी ये वाला ट्राइंगल देखो आप, यहाँ पर ये जो बी एफ है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर अपना क्यू बना हुआ था, यहाँ पर पी बना हुआ था, ये क्यू एफ के इक्वल हो जाएगा ना। तो देखो ये इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला ट्राइंगल है आपका ए बी एफ और ये वाला ट्राइंगल है आपका कौन सा भाई, सी क्यू एफ, ठीक है ना, सी क्यू एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके ये सिमिलर तो पहले से हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, बी एफ इक्वल टू में क्यू एफ भी है, क्योंकि ये क्या है भाई, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, क्योंकि बी एफ क्या है, रेडियस है, और क्यू एफ भी आपकी रेडियस है। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल अब क्या हो जाएंगे, अब चूंकि आपके तीन एंगल और एक साइड इक्वल हो चुकी है, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बोलो हाँ, क्लियर है, कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं हुए। चलो अब यहाँ पर आप देखो, तो लेट्स से मैं ए बी इक्वल टू में जो आपका ये है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी क्यू, है ना, ए बी इक्वल टू में हो जाएगा आपका सी क्यू के। क्लियर है, क्या हो जाएगा, लेट से मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पर हमारा ये पी क्यू को हमने ऑलरेडी ए माना हुआ है, अब ये जो है अपना हम इसे एक्स मान लेते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। चलो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखना, ये जो पी क्यू है, ये जो आपका पी क्यू है ना, वेट अ सेकेंड। अब देखो पी क्यू की जो वैल्यू हमने ए मानी हुई है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, है ना। चलो अब ये जो पी क्यू है ये इक्वल टू में किसके होगा, डीपी के इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल टू में हो जाएगा सी क्यू के। अब आप कहोगे सर कैसे होगा इक्वल, तो देखना ये जो पी क्यू है ये किसके इक्वल है, ए बी के, और आपको पता है ए बी इक्वल टू में हमारा आ गया है सी क्यू के। क्लियर है, ये इक्वल टू में एक्स हो गया, यानी कि ये जो है वैल्यू एक्स हो गई, और मुझे पता है ए और एक्स क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या बनेंगे, रेक्टेंगल बन रहा होगा। इट मीन्स ये भी आपका एक्स हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये एक्स है, ये एक्स है। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने कौन से ट्रायंगल की बात करी थी यहाँ पे, ट्रायंगल डीई पी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल आपका डीई पी के साथ हमने कौन सा उठाया था भाई, डीई पी के साथ हमें यहाँ पर उठाना है बी ए ई, ठीक है ना, कौन सा उठाना है, बी ए ई। तो भाई बी ए ई कहाँ चला गया अपना ट्रायंगल, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं है क्या, देखो अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी तो आपस में इक्वल होंगे, ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल डी ई पी। इसी तरीके से आपका ये जो इसमें ए ई है ये भी रेडियस है, और ई पी है ये भी रेडियस है। बात को समझ पा रहे हो, तो ये जो रेडियस है दोनों क्योंकि आइडेंटिकल सर्कल है, तो इसकी रेडियस भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो फिर ये आपका एक्स निकल के आ जाएगा, और फिर आपका ये जो डी पी है ये भी एक्स निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सिमिलर तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात क्लियर हुई कि ये जो पी क्यू है, अब बात को देखना, ये पी क्यू एक्स है, डी पी एक्स है, और ये आपका क्यू सी एक्स है। तो अब बड़े ध्यान से आप देखेंगे, अगर मैं ट्रायंगल, अपने कौन कौन से ट्रायंगल की बात करी कि ये ट्रायंगल ए ओ बी की और ट्रायंगल डी ओ सी की, है ना। अब मैंने देखा ट्रायंगल ए ओ बी में जो ए बी है ये अपना कितना है, एक्स है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ ये जो अपना डी सी है, डी सी कितना हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 1:3। और दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया इक्वल टू उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। और ट्रायंगल ए ओ बी की जो साइड है वो ए बी है, और ट्रायंगल सी ओ डी की साइड सी डी, इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया क्या, कितना आ जाएगा अपना आंसर, बी वाला ऑप्शन, यानी कि 1:9 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर खींचतान हमने क्यों की है, सो दैट आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत ना हो, और ऐसे क्वेश्चन को आप फटाफट से करके आ जाओ। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ गई सभी को। इसको आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना, और इसको एक बार आप क्या करो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो नोटबुक में, और इसको एक बार खुद से ट्राई करो, कौन कौन से ट्रायंगल कहाँ कहाँ से सिमिलर निकल के आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर फटाफट से मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। देखो भाई अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो अगेन आपका सिमिलरिटी का यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सिमिलरिटी के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि सिमिलरिटी ना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, चाहे आपका सीजीएल का एग्जामिनेशन हो जाए, चाहे आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो जाए, चाहे आपका सीपीओ का। सिमिलरिटी से एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का, और मैं आपको सिमिलरिटी में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट करा दूंगा कि आपको इतना घुमा के रख दूंगा पहले ही कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी जाके कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर आते हैं, और आपको थोड़ी सी आज स्पीड स्लो भी लग रही होगी, क्योंकि ये पेंटअप वाला जो फॉर्मेट है अभी थोड़ा अभी अभी यूज़ करना शुरू किया है, तो थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीमे धीमे हम इसको भी पेस पकड़ लेंगे, पहली बार है अपनी भी। चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है अपने पास में, थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। चलो एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल एबीसी है आपका 90 डिग्री, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से अपना एक ट्रायंगल है ये एबीसी, ये मैंने ए बनाया, ए बी बना दी, ठीक है। और यहाँ से मैं एक लाइन मारता हूँ, ये हो जाएगी बी सी,
और ये मैं ए से लेकर के सी को जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब इसका हम थोड़ा सा नामकरण भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलर हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। देखो ये लेट से अपना ए हो गया, ये पॉइंट अपना बी हो गया और ये वाला पॉइंट सी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू में 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब ये जो बी डी है ना, यहाँ पर बी डी एक परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, तो फटाफट से यहाँ पर हम एक लाइन मार देते हैं, ऐसे ही मार देते हैं। देखो ये जो बी डी है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ए सी के ऊपर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे वो ये उसने 2-3 कंडीशन हमें यहाँ पर दे दी, लेकिन मैं आपको ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का फॉर्मेट बता देता हूँ, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाएँ, कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन से ऐसे चूज किए हुए हैं जहाँ पर आपको 2 से 3 चीजें तो सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से मत जाना, जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता जा रहा हूँ सबके सब सीखते जाना आराम से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रायंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना, एक एक करके बात करेंगे। ये आपका यहाँ पर जाकर के 90 डिग्री पर गिरता है, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री है, और कलर को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। लेट से अब अगर मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूँ तो इसमें ये तो आपका हो गया 90 डिग्री, और लेट से मैं इसे मान लेता हूँ थीटा, ठीक है ना। क्या मान लिया मैंने, से थीटा मान लिया। तो ये जो बचा हुआ एंगल ए सी बी होगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये बचा हुआ हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपसे ट्रायंगल बी डी सी की, कौन से ट्रायंगल की, बी डी सी की, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा आपका बी सी बी बी डी बी सी है ना, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। ऑल राइट, समझ में आ रही है बातें। अब इसी तरीके से आपका ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए डी बी की, तो ये 90, ये थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना, सॉरी ये तो अपना पूरा 90 है, जिसमें से आपका ये थीटा हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, और ये अपना 90 है ही सही, ठीक है ना। तो मैंने आपको एंगल का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा थीटा, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 90 माइनस थीटा, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा थीटा। देखो ट्रायंगल को कभी भी आपको सिमिलरिटी में ऐसा सीन आ जाए ना, तो सबसे बढ़िया उसको लिखने का जो तरीका होता है बिल्कुल फॉर्मेटेड वे में, वो होता है आप यहाँ पर तीनों एंगल देखो, तीन तीन एंगल आपके ये तीन सेम एंगल बन रहे हैं तीनों के तीनों ट्रायंगल में। कौन कौन से ट्रायंगल है अपने पास में, एक ट्रायंगल है अपने पास में ए बी सी, एक ट्रायंगल है अपने पास में ए डी बी, और एक ट्रायंगल है अपने पास में बी डी सी, ठीक है। इन तीनों ट्रायंगल में आपके जो एक एक एंगल, तीनों एंगल है वो थीटा 90 माइनस थीटा और थीटा ही तो है ना। तो मैंने इन तीनों को लाइन से लिख दिया, और फिर मैंने देखा तीनों ट्रायंगल में कि थीटा वाला जो एंगल है ना, वो थीटा वाला एंगल इस वाले एंगल में, अगर मैं ट्रायंगल बी ए डी की बात करूं तो इसमें कौन सा है भाई, ए है। क्लियर है, तो थीटा के सामने मैं क्या लिख दूंगा, बी ए डी, ठीक है ना। तो मेरा लिखने का तरीका आप जरा बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने थीटा के नीचे क्या मैं थीटा के नीचे क्या लिख दूंगा भाई, थीटा के नीचे लिख दूंगा ए, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में। फिर 90 माइनस थीटा के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, छोटे वाले ट्रायंगल में आपका, ये जो छोटा वाले ट्रायंगल का मतलब है, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले साइड का जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल की। तो इसमें आपका 90 माइनस थीटा कौन सा है भाई, बी है। क्लियर है, और फिर इसमें आपका जो 90 है वो कितना है, जो थीटा है वो कितना है भाई, ये है आपका क्या कर दिया है, ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, अच्छा ये 90 लिखना चाहिए है ना। अब ये 90 कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, दूसरे वाले ट्रायंगल के नामकरण कर देने हैं। जैसे मैं आपसे पूरे ट्रायंगल ए बी सी की बात करूंगा, ठीक है, ये देख रहे हो ना जहाँ पे आपको कर्सर जा रहा है, ए बी सी की बात करूंगा, तो थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 90 माइनस थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और फिर आपका 90 के नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मैं ये वाले नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो इसमें आपका थीटा के नीचे क्या आ जाएगा भाई, थीटा के नीचे बी आएगा, और आपका 90 माइनस थीटा के नीचे सी आएगा, और फिर आपका 90 के नीचे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है, तो अब देखो, अब आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला जो ट्रायंगल ए बी डी है, और फिर ये वाला ट्रायंगल ए सी बी है, और ये वाला ट्रायंगल बी सी डी है, ये तीनों आपस में कैसे हैं भाई, सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो ये आपका नामकरण करने का तरीका होता है ना। ये नहीं कि आप फिर बहुत ज्यादा, नहीं तो आप उलझ जाओगे कि यहाँ पर मैं थीटा क्या रखूँ, 90 माइनस थीटा क्या रखूँ, है ना। तो उलझन से बचने के लिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका ये बता दिया है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी के सामने आना चाहिए ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो आपसे बी सी डी की बात की जा रही है ना, कहाँ किसकी बात की जा रही है, बी सी डी की। तो देखो आपने देखा सी के सामने ये है आपका बी सी डी वाला ट्रायंगल, और ये है आपका बी ए डी वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप देख लो, ए के सामने आएगा बी,
ए के सामने क्या आएगा, बी, तो ए के सामने हमें बी दिख रहा है, फिर आपका बी के सामने सी आना चाहिए, तो बी के सामने आपको सी दिख रहा है, और बचा हुआ डी के सामने डी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो अपना करेक्ट हो गया। फिर अब बैड वाले को देखो, ये सी ए बी के इक्वल है। आपने देखा भाई बैड वाला जो एंगल है ना, ये इसमें बी जो है आपका सी के इक्वल जा रहा है, किसके इक्वल जा रहा है, बी सी के इक्वल जा रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। ए तो ए के इक्वल जाएगा ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। और डी जो है, अब देखो डी जो है आपका ये बी के इक्वल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डी इक्वल टू बी जा रहा है, यानी ये भी हमारा जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें होता क्या है ना कि कई बार आपसे लेट से मैं यहाँ पर बोल देता डी ए बी लिख देता, ठीक है, और डी ए बी सिमिलर टू सी ए बी। अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करके नहीं लिखा ना एक बार, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, और आप एग्जाम में टाइम भी अपना वेस्ट कर दोगे, और वो आपसे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा ऑप्शन इसी तरीके से, सी बी डी जो है अपना, सी बी डी क्लियर है, सी बी डी, इसमें आपका ये सी है, सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए बी की बात हो रही है ना, तो सी इक्वल टू में हो जाएगा आपका सी के, क्लियर है, ये तो सी जो है सी के इक्वल। फिर आपका बी जो है इसमें ए के इक्वल बता रहा है, तो हमने देखा बी जो है ए के इक्वल है क्या, हाँ भाई करेक्ट है बिल्कुल। फिर आपका डी जो है वो बी के इक्वल है क्या, हाँ भाई डी और वी इक्वल है, क्लियर है, ये दोनों एंगल आपके इक्वल है। तो इस तरीके से जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑल 1 2 एंड 3, क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये सिमिलरिटी का यहाँ पर बहुत ही मैं आपसे बोलूंगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लेकिन कई सारे आपको पता है ये वाला क्वेश्चन है बहुत ईजी, और कई सारे सभी बच्चों को आता है, ऑलमोस्ट आई थिंक सारे के सारे बच्चों को आता होगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इसे 70% बच्चा रॉन्ग करके आता है। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि भैया ये ए बी कहाँ है, सी कहाँ है। लेट से मैं यहाँ पर आपका एक वाला ऑप्शन गलत कर देता, सी वाला ऑप्शन में रॉन्ग कर देता, यहाँ पर मैं सी बी डी की जगह डी बी सी लिख देता, बच्चे यहीं पर अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप, और इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अब फटाफट से अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। देखो भाई अब अगला क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो भाई क्या गिवन है, आते हैं फटाफट से। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। खैर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, और यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, यहाँ पर देखो बड़े ध्यान से चीज़ों को सुनना, ठीक है। लेट से आपके सामने कोई भी जब थ्योरम आती है ना, तो वो थ्योरम कब आती है उससे पहले, उस थ्योरम के पहले हम क्या कर रहे होते हैं, उसका एक जनरलाइज्ड आपका एक थ्योरम्स होती हैं, ठीक है ना। क्या होती है आपके इसके पीछे एक जनरलाइज थ्योरम होती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है ना, लेट से आपका ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, आपका ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ एक एंगल बाइसेक्टर निकला, ठीक है। इसने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। और लेट से मैं इसको अगर नामकरण देता हूँ, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। और फिर हम क्या बोल देते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से आपका जो बी डी अपॉन का सी डी है वो इक्वल टू में हो जाएगा ए बी अपॉन का ए सी के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बोल देते हैं। लेकिन लेट से मैंने आपसे क्या बोला, ये जो ए डी है ना, इस ए डी ने इस ए एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं किया, इसने इसको किया अल्फा में और इसको किया बीटा में। तो आप कौन सी थ्योरम दोगे? तो पहले जो थ्योरम निकलती है ना वो यही निकलती है कि इसने इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, इसने अल्फा बीटा तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। उस टाइम पर वो थ्योरम क्या होगी? तो उस थ्योरम को हम बोलते हैं एक जनरलाइज्ड वो थ्योरम है, यानी कि वो हर पॉसिबल वैल्यू के लिए वैलिड है। यहाँ पर आपके जो एंगल हो सकते हैं वो 30-40 भी हो सकते हैं, 40-55 भी हो सकते हैं, 60-70 भी हो सकते हैं, 70-80 भी हो सकते हैं, 90 और 100 भी हो सकते हैं। डजेंट मैटर कि वो दोनों एंगल जो है इक्वल ही हो, ये 45 हो तो ये भी 45 हो, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस थ्योरम को, जो अपनी सबसे पहले थ्योरम आती है उसको हम बोल रहे होते हैं जनरलाइज्ड थ्योरम, ठीक है। तो अब देखो जो जैसे अपना ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, तो इसका भी जनरलाइज फॉर्म होता है, क्लियर है। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? चलो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, एक बार मैं ये सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी आपका एंगल बी इक्वल टू में है पाई/3। इतनी सी बात आपने समझ ली ना जो मैंने आपको बताई है। चलो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल बना देता हूँ एबीसी। ये लेट से अपना एक हो गया ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एंगल बी इक्वल टू में पाई/3 है और एंगल सी इक्वल टू पाई/4 है। चूंकि यहाँ पर आपका एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है। पाई/3 का मतलब क्या होता है ये तो पता होगा ना सबको। पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, और अपॉन में 3 करोगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। तो एंगल बी तो हो गया अपना 60 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, ये वाला जो एंगल सी है ये है पाई/4, इट मीन्स 180/4 करोगे कितना आ जाएगा भाई, 45 ही तो आ जाएगा, है ना। क्लियर है भाई सभी को? चलो ये हो गया 45। और यहाँ पर आपका एंगल बाइसेक्टर, अब देखो बीसी इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये जो डी वाली लाइन है, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, यहाँ पे ये नाम दिया मैंने ए यहाँ पर, और ए से जो है डी पॉइंट पर ये इसको इंटरनली रेशियो में कौन से डिवाइड करता है, 2:1। तो लेट्स से ये वाला जो रेशियो है ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1,
क्लियर है, यहाँ पर रेशियो कौन सा हो गया भाई, 2:1 अपना रेशियो यहाँ पर निकल के और अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट होगा आपका कौन सा, ये पॉइंट हो जाएगा डी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, डी एक पॉइंट है जिसने 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया यहाँ पर ये जो है ए आपका, ये वाला जो ए और डी है, इसने एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि इक्वल एंगल में डिवाइड किया है या नहीं किया है। तो ये जो है आपका यहाँ पर अब हमें एंगल बाइसेक्टर वाला काम हमारा यहाँ पे नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, जनरलाइज थ्योरम लगानी पड़ेगी। कौन सी लगानी पड़ेगी, जनरलाइज्ड थ्योरम हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसकी जनरलाइज थ्योरम होती क्या है, ठीक है ना। लेट्स से इसने इसे अल्फा में और इसे बीटा में, दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट नहीं, दो नॉन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो अब और हम ये भी देखेंगे जो एंगल बाइसेक्टर का आपका रिजल्ट आता है ना, वो आता कैसे है। तो जनरलाइज थ्योरम का आपका मैं यहाँ पर एक रिजल्ट बताता हूँ, इसको आप हमेशा ध्यान रख लेना कि कभी भी अगर ये आपका ए है, ये ए डी है, और इसने एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड, दो एंगल में डिवाइड किया है, एक एंगल आपका अल्फा, एक एंगल आपका बीटा है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो रेशियो होता है किस किस का, लेट से आपका ये जो बी डी है ना, बी डी अपॉन का सी डी, ठीक है ना। तो बी डी अपॉन का सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी, ए बी, और ये अपॉन में, ये आपको पता है ये एंगल बाइसेक्टर के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ए बी अपॉन का ए सी, है ना। लेकिन अब अगर हम जनरलाइज की बात करेंगे ना, और यहाँ पर आपको ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा, क्या हो जाएगा इंटू में साइन अल्फा, क्योंकि ए की तरफ क्या है आपका, सॉरी साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है, ए की तरफ आपका क्या है, बीटा है। चलो अब ये हो जाएगा आपका ए बी साइन बीटा और अपॉन में ए सी साइन अल्फा। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप कहोगे, यहाँ पर दोनों एंगल जब सेम हो जाते हैं, लेट्स से ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, ये वाला भी एंगल 30 डिग्री हो गया, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका साइन ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए आपका बस अकेला ये वाला रिजल्ट बचता है इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो ये बात अब आप ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम निकलती कहाँ से, यहाँ पर आपका साइन बीटा और साइन अल्फा यहाँ पर नीचे काम कर रहे होते हैं। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को, हाँ भाई क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पर नहीं, अगली बात पर आते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे ये वाला जो साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा ये कैसे चिपक गया, तो यहाँ पर आप अगर साइन रूल लगाओगे ना, साइन रूल अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो आपको ये जो है रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साइन ऑफ एंगल बी ए डी। अच्छा यहाँ पर ये इंटू नहीं है, ये डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पर आपका अपॉन में है, साइन ऑफ एंगल बी ए डी अपॉन का साइन ऑफ एंगल सी ए डी हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस वाले जो अपना गिवन क्वेश्चन है, इस वाली कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे जनरलाइज थ्योरम लगाता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो बी डी अपॉन का सी डी है, ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ए बी अपॉन का ए सी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटू में एंगल बी ए डी। देखो एंगल बी ए डी है कौन सा, ये बीटा वाला ही तो है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप एंगल बी ए डी साइन ऑफ एंगल, ये एंगल यहाँ पर नहीं, साइन ऑफ एंगल बी ए डी और अपॉन में साइन ऑफ एंगल सी ए डी, राइट, एंगल सी ए डी। तो यहाँ पर आपका ये रिजल्ट आएगा अगर हम गिवन क्वेश्चन में अपना जनरलाइज थ्योरम को लगाते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन अपनी बनेगी, और मुझे पता है बी डी अपॉन का सी डी क्या है, ये 1/4 है। क्लियर है, कितना दिया, अच्छा 1/3 हमें यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 1/3। क्लियर है, इक्वल टू में किसके है, ये ए बी अपॉन का ए सी और इंटू में साइन ऑफ एंगल बी ए डी, साइन ऑफ एंगल बी ए डी अपॉन का साइन ऑफ एंगल सी ए डी। क्लियर है, ये इसके इक्वल टू में है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब मुझे ए बी अपॉन ए सी पता होना चाहिए, बोलो हाँ कि नहीं। और ए बी अपॉन ए सी पता करने के लिए ना, पता है क्या करना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पर आपका एंगल साइन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब लगे हाथ आपको मैं साइन रूल समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं एक बार हम यहाँ पर साइन रूल होता है, तो जरा यहाँ पर हम समझते हैं कि भैया साइन रूल क्या होता है, ठीक है। चलो इसको मैं जरा दूसरे कलर से यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि हमें चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग रख पाए, है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ साइन रूल हम कैसे लगाते हैं। देखो साइन रूल आपका क्या होता है, लेट्स से अपने पास में ही छोटा सा मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ये अपना ट्रायंगल है ए बी सी, क्या है, ये अपना ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस ए एंगल के सामने ये वाली जो साइड है ना, ये ए है, इस बी एंगल के सामने वाली साइड बी है, इस सी एंगल के सामने वाली साइड सी है, ठीक है। तो साइन रूल क्या कहता है कि ये वाली जो साइड आपकी ए है अपॉन में साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू में होता है आपका साइड बी अपॉन का साइन ऑफ एंगल बी इक्वल टू में सी अपॉन का साइन ऑफ एंगल सी। इतनी सी बात क्लियर है क्या, सभी को समझ में आ गया, ये होता है आपका साइन रूल, ठीक है। इतनी से आप हमेशा बात ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो हमें यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब आप इस ट्रायंगल को देखो जरा ध्यान से, एक बार मैं ये जरा चीज़ों को हटाता हूँ। देखो इस वाले ट्रायंगल को आप देखें बड़े ध्यान से, कौन से वाले ट्रायंगल को देखेंगे भाई, ए बी सी को देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए बी के सामने, ठीक है ना, ए बी वाली ये जो साइड है ना, ए बी के सामने आपका कौन सा एंगल दिख रहा है भाई, 45 डिग्री दिख रहा है ना। इसका मतलब ये वाली साइड है जो ए बी अपॉन का साइन 45 डिग्री, यही तो मैंने आपको सिखाया था अभी,
है ना। साइन ए बी अपॉन का साइन 45 इक्वल टू में क्या हो जाएगा। अब देखो ये वाली साइड कौन सी है भाई, ये है आपकी साइड ए सी, क्लियर है ना। तो ए सी अपॉन का क्या हो जाएगा साइन 60, क्योंकि आपकी ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है ना, तो साइन 60 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से आपका ए बी अपॉन का ए सी जो है कितना निकल के आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 अपॉन का √2 होती है ना, क्लियर है, सभी को पता है ना। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना। चलो अब ये इक्वल टू में हो जाएगा आपका। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, इट मीन्स आपका ये √2 हो जाएगा, और ये अपॉन का बचेगा √3 इक्वल टू में अंडर रूट का 2/3 जो है वो आपकी ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई ना सभी को। ये √2 से ये वाला 2 क्लियर कट गया, तो ये √2 बन गया, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालता हूँ ए बी अपॉन ए सी की, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का 2/3 और इंटू में आपका ये एज इट इज यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो ये √3 है, इस √3 से अगर मैं 3 को कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा √3, है ना। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यहाँ से मेरा जो इसकी वैल्यू है ना, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया है, चलो आप लोगों के लिए मैं लिख भी देता हूँ, भरोसा नहीं है, नहीं तो कल के दिन आप कहोगे सर ये तो आपने आधा अधूरा छोड़ दिया था। चलो खैर, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस वाले √2 अपॉन का भी 1 बचेगा ना, क्योंकि √3 से मैंने इस वाले 3 को कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं देखो √2 का मल्टीप्लाई करूंगा √3 में, और नीचे आपका 1 होगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्लियर है ना। तो ये देखो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में हो जाएगा आपका, कहाँ लिखूं अब मैं, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, साइन ऑफ एंगल बी ए डी अपॉन का साइन ऑफ एंगल सी ए डी इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1 अपॉन का √6, चूंकि हमने क्या करा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन का, ये आपका 1 अपॉन है, ठीक है ना, यहाँ पर पता नहीं अपॉन अपॉन क्यों नहीं लगाए गए हैं, ठीक है। ये अपॉन अपॉन में ही है सारा, क्लियर है। तो ये 1 अपॉन का √6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हुआ क्या। ये आपका रूट देखो, अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, उसमें भी अगर आपने गलती कर दी तो आपका यहाँ पर √6 आंसर आ जाएगा, फिर आपको नेगेटिव का नंबर पकड़ा दिया जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करने हैं, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है हमको, ठीक है, पॉजिटिव में नंबर लेके आया करो। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है या फिर इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। 2-3 चीजें मैंने आपको समझाई यहाँ पर, जनरलाइज थ्योरम क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की, आपका साइन रूल कैसे लगाते हैं यहाँ पर, और भी कई सारी चीजें आपने सीख ली होंगी, ठीक है ना। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फटाफट से, क्लियर है सभी को। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जरा मूव ऑन करते हैं। चलो भाई, अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम यहाँ पर मूव ऑन करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर मैं आपको कम से कम 2 से 3 बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और आप बड़े ध्यान से आप चीज़ों को सुनते जाना और नोट डाउन जरूर करना है। यहाँ पर आपको नोट डाउन करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे 2-3 बातें करता हूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, लेट्स से अपने पास में कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अपने पास में कोई एक रेक्टेंगल है। कैसा है, ये आपके सामने एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, अब ये जो रेक्टेंगल है इसका मैंने एरिया फिक्स कर दिया। मैंने क्या बोला, इस रेक्टेंगल का एरिया फिक्स है, कितना है भाई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है। अब मुझे पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका L/B, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये 100 आपका कैसे आ सकता है, 10 × 10 करके भी आ सकता है ना, जब आपकी लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाए, 10 और 10 हो जाए, और वो क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 100 को क्या बोल सकते हो, 5 × 20 भी बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो, 5 × 20 भी तो बोल सकते हो, बोलो हाँ, क्लियर है। चलो अब इसी तरीके से आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1 और 100 भी लिख सकते हो, है ना। 100 × 1 करोगे तब भी आपका 100 आएगा। तो आपका एरिया हमने फिक्स कर दिया, लेकिन अब आप क्या देख रहे हो, लेंथ की वैल्यू एक बार 10 है तो दूसरी बार 10 आपकी ब्रेथ हो जाएगी। अगर आपकी लेंथ 5 होगी तो ब्रेथ आपकी 20 हो जाएगी। अगर आपकी लेंथ 1 होगी तो ब्रेथ आपकी 100 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ इन तीनों केसेस में आप इन तीनों का पैरामीटर निकाल के देखो, तो पहले वाले केस में पैरामीटर कितना आ जाएगा, 10 + 10 20, 20 × 2 40, कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका सेकंड वाले केस में 25, और 25 2 जा 50। सेकंड वाले केस में रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो आपका 50 आ जाएगा। थर्ड वाले केस में कितना आ जाएगा, 100 + 1 100 + 1 101, और 101 2 जा 202। तो इसका पैरामीटर आपका 202 आ गया। अब आपने क्या देखा यहाँ पर सॉरी, अब आपने क्या देखा यहाँ पर, आपका एरिया तो फिक्स था, लेकिन पैरामीटर के साथ क्या हो रहा है, पैरामीटर आपका घटता बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप एक बात को बहुत ही गौर से देखना कि अगर मेरा एरिया मैक्सिमम, अपना एरिया यहाँ पर क्या है, फिक्स है, क्या किया है मैंने, एरिया फिक्स कर दिया है। तो जो मेरा मिनिमम पैरामीटर है ना, जो मेरा मिनिमम पैरामीटर है वो किस केस में निकलता है, जिस केस में अपनी लेंथ और ब्रेथ, यानी कि जिस केस में आपकी जो साइड्स है ना वो सेम हो जाएंगी,
ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पर मेरी जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी हो गई, 10 और 10 हो गई है। यानी कि यहाँ पर मेरा जो पैरामीटर है वो मिनिमम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रहेगी क्या, कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चाहे किसी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, तो उस केस में अगर आपका एरिया फिक्स है तो मिनिमम पैरामीटर कब होगा, जब उसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जब उसकी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई क्या सभी को। चलो अगले क्वेश्चन, अब ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ अब मैं आपको। चलो अब यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, लेट्स से एरिया वाली बात हो गई। अब मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पर मैंने उठा करके पैरामीटर को फिक्स कर दिया। क्या किया मैंने, पैरामीटर को फिक्स कर दिया है। क्लियर है। और अब ये मैंने आपको रेक्टेंगल का केस तो बता ही दिया, काफ़ी इजी भी है। लेट्स से मैं यहाँ पर आपको ट्रायंगल का केस लेकर के बताता हूँ, ठीक है ना। क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो है आपका 12 है, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो आपका 12 है। इन तीनों साइड की जो आपकी यानी कि सम है वो आपका 12 निकल के आ रहा है। तो मैं देखो यहाँ पर आपकी साइड्स को क्या क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी है तीनों साइड्स आपकी 4 4 4 भी हो जाए, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक साइड आपकी 3 हो जाए, दूसरी साइड 4 हो जाए, तीसरी साइड 5 हो जाए, है ना। ये आपका अलग से मैं गोले में डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे 3 + 4 7 है, 7 + 5 आपका 12 होता है, ये भी पैरामीटर 12 निकल के आ रहा है, यानी कि पैरामीटर तो फिक्स हो गया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्या एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में अगर मैं एरिया निकालता हूँ, देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3 बाई कितना हो जाएगा भाई। अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जरा मुझे बताएंगे आप लोग। हाँ भाई, कितना होता है। चलो इसका एरिया होता है आपका √3/4 a², ठीक है ना। √3/4 a²। अब यहाँ पर आपका a कितना हो जाएगा, साइड आपकी 4 है ना, तो 4 × 4 करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये 4√3 आ जाएगा। लेकिन अब आप क्या करोगे, अगर आप एरिया निकालते हो ये 3 4 5 साइड को रख के, ठीक है ना, क्या करते हो 3 4 5। अब आपको पता है 3 4 5 क्या होते हैं, ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनेगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर आपका ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 4 करके। और यहाँ पर आप 2 से 4 को कैंसिल करोगे, 2 टाइम जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा एरिया कितना आ गया। दूसरे वाले केस में जहाँ पर इसकी जो साइड्स हैं वो सेम नहीं है, उस केस में आपका एरिया आया है 6। और यहाँ पर अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को रख के देख रहा हूँ तो इसका एरिया कितना आया है भाई, 4√3, है ना। अगर आप 4√3 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लमसम ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो 6 से बड़ा है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपका अगर पैरामीटर फिक्स है तो एरिया आपका मैक्सिमम होगा किस केस में, जिस केस में आपकी साइड्स इक्वल होंगी। अगर आपकी एरिया से पैरामीटर फिक्स है, साइड्स इक्वल हैं, तो आपका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, इस बात को आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। और नॉर्मली कई सारी बातें आपको बताई भी नहीं जाती हैं, ठीक है ना, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको कई सारी जगह ये चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं, है ना। तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको और भी आगे 2 3 चीज़ें समझाता हूँ। क्लियर है, तो फटाफट से आप इसको पॉज करके एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है, फिर मैं इसको यहाँ पे हटा दूंगा। तो अब अपने लिए देखो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि कभी भी आप देखना, लेट्स से मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर मैंने आपका पैरामीटर जो है फिक्स कर दिया है। क्या बोला मैंने, पैरामीटर यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। क्लियर है, पैरामीटर फिक्स है, यानी कि आपका जो साइड्स का सम है, साइड्स का सम आपका यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है। क्लियर है, फिर मैंने क्या किया, उसी आपका जो सेम पैरामीटर फिक्स है ना, उसकी हेल्प से मैंने पहले एक बनाया ट्रायंगल, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसके बाद उसकी हेल्प से मैंने एक 4 फिगर का क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है। 4 साइड्स का मैंने उसका एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया, 5 लाइंस का उसी पैरामीटर के हिसाब से मैंने एक पेंटागन बना दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, ये पेंटागन बना दिया। फिर मैंने क्या किया, उसी पैरामीटर के अंदर मैंने एक हेक्सागन बना दिया। क्या किया मैंने, यहाँ पर एक हेक्सागन बना दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हेप्टागन बना दिया। फिर इसी तरीके से क्या हुआ, चीज़ें चलती रहीं, एक एक साइड में बढ़ाता रहा। और फिर मैंने क्या किया, इनफाइनाइट साइड्स का एक सर्कल बना दिया। हमेशा ध्यान रखना, एक सर्कल के अंदर आपकी इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। यहाँ पर एक साइड ये है, एक साइड ये, जितनी भी यहाँ पर टेंजेंट बनेगी ना, वो सारी की सारी साइड्स पर ही बन रही होती हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक सर्कल में आपकी इन्फिनिटी साइड्स होती हैं, कितनी होती हैं, इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। क्लियर है, ये बात ध्यान रहेगी क्या। चलो अब देखो, यहाँ पर मैंने आपसे बोला, ये मैंने आपके इतने सारे एक एक साइड बढ़ा बढ़ा करके मैं यहाँ पर फिगर बनाता गया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो पैरामीटर है वो तो फिक्स है, लेकिन अगर मुझे आपसे पूछना हो कि एरिया मैक्सिमम किस में होगा, इस पैरामीटर के अंदर आपका एरिया जो है मैक्सिमम किसके अंदर होगा, तो एरिया हमेशा ध्यान रखना मिनिमम होगा जो आपका सबसे कम साइड से, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका होगा मिनिमम।
और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इस सर्कल की जिसमें आपकी इन्फिनिटी साइड्स होंगी, इसका एरिया होगा मैक्सिमम। ठीक है ना? तो आपसे कभी भी इस तरीके से कंपैरिजन पूछ लेता है तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रहेगी। क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या आप सभी को? हाँ भाई? चलो, तो अब देखो आपको इस तरीके से, वेट अ सेकंड, अब आपको आई होप कि थोड़ा-सा ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, पहले थोड़ी-सी चीज़ें आपको नहीं दिख पा रही होंगी, अब आपको दिख गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना जितनी भी आप साइड्स बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका एरिया बढ़ता जाएगा, चाहे आपका पैरामीटर क्या हो, फिक्स बना रहे, सेम बना रहे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आपसे वो डीप नॉलेज लेना चाहेगा, ठीक है? अब हम ज़रा अपने क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर आपको अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। मैंने आपको यहाँ पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या फिर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे सिखा दिए हैं। चलो, अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। एबीसीडी एक स्क्वायर है जहाँ पर इस स्क्वायर की साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है एबीसीडी के स्क्वायर की, ठीक है? तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है और ये आपका ये भी 4 है, ठीक है? इन सारे के सारे जो साइड्स हैं इनकी वैल्यू आपकी 4 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। अब बोल रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। अब साइड AD पर आपका ये P कोई पॉइंट है, तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP। तो ये जो BP है और ये जो CP है, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो बड़े ध्यान से अब आप देखना ये वाले कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट का हमें यूज कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है? चलो, तो अब यहाँ पर आप बड़े ध्यान से चीज़ों को देखना, ठीक है? तो अब आप अगर मुझे एक बात बताओ, लेट्स से अपने पास में ये क्या है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक, लेट्स से ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है? ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आपको ये बात पता है क्या, इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने ये क्या है, एक आपका ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों साइड क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है ना? रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, आपको ये दोनों साइड हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा ये ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है? एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल मैंने आपका ये बनाया, तीसरा ट्रायंगल मैं ऐसा बनाता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर आपका ये ऐसा जुड़ रहा होगा, ठीक है? ये मैंने अलग-अलग शेप में ये आपका ट्रायंगल बनाया है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जितने मैंने यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनाए हैं, इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है, क्या वो डिफरेंट होगा क्या? बोलो, हाँ कि नहीं? तो ये एरिया आपका हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि देखो, ये थोड़ा-सा अपना ठीक नहीं लग रहा है, इसको मैं फिगर को थोड़ा-सा ठीक बनाता हूँ, है ना? थोड़ा-सा इसको हम यहाँ पर क्लियर बनाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर मैंने एक ऐसा ले लिया, क्लियर बन ही नहीं रहा है, खैर इसको समझ लो आप लोग थोड़ा-सा, ठीक है? ये मैं इस तरीके से चीज़ों को बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनाए हैं, इन तीनों ट्रायंगल में देखो, अब इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है ना, वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें देखो, हाइट क्या है आपकी, अगर मैं बात करूँ तो हाइट आपकी क्या रहेगी? लेट्स से ये पूरी जो इसकी वैल्यू है ये x है, तो हाइट तो हमेशा x ही रहेगी और ये जो बेस है, बेस में लेट्स से मैं यहाँ पर आपका y मान लेता हूँ, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा वो 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट यानी x इंटू वाई, हमेशा यही तो रहेगा। चाहे इस साइड बना लो, चाहे यहाँ ऐसा बना लो, चाहे ऐसा बना लो, चाहे कैसा भी हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, तो उसका जो एरिया रहेगा वो हमेशा 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई ही रहेगा, ठीक है? तो अब देखो, ये बात तो क्लियर है, चाहे आपका ये अब फिगर चाहे ऐसा होता, चाहे ये फिगर ऐसा होता, चाहे ये फिगर ऐसा होता, हर केस में इसका एरिया क्या हो जाता, फिक्स हो जाता। एरिया क्या रहता है, इसका फिक्स रहता है क्योंकि यहाँ पर हमने जो बेस है ना, वो बेस हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। बेस आपका हमने BC फिक्स कर दिया है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि बेस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। क्या बोला है, P इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, P एक साइड AD पर पॉइंट है और इसका जो बेस है वो BC ही रहेगा और इन्होंने बोला है मिनिमम वैल्यू आप BP प्लस CP में बता सकते हो, ठीक है? तो अब देखो, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना बातों को। तो अब देखो, यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एरिया है, ये जो अपना यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैंने यहाँ पर एरिया तो फिक्स कर रखा है। ये बात क्लियर हो गई क्या? अब अगर एरिया फिक्स होता है तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर जो पैरामीटर है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मुझे BP प्लस CP की मिनिमम वैल्यू चाहिए है और ये जो BC है ये अपना फिक्स है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर पैरामीटर की मिनिमम वैल्यू चाहिए है क्योंकि मैं BP प्लस CP प्लस का अगर BC कर भी दूंगा तो ये BC तो फिक्स ही है अपना, क्योंकि BC की साइड तो हमेशा 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है मेरी? तो पैरामीटर, अब मुझे एक बात बताओ, एरिया अगर आपका फिक्स होगा तो पैरामीटर मिनिमम किस केस में होता है, जब आपकी साइड्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। क्या हो जाएं? आपकी साइड्स सेम हो जाएं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हो पा रही है मेरी बात? चलो, अब देखो, अब आपको पता है एक साइड तो मेरे हाथ से निकल गई है, तो बची हुई मैं इन दो साइड्स को ही इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है ना? चलो, अब हम यहाँ पर ये कोशिश करके देखते हैं और आपको पता है ये वाली साइड है 4 तो हो नहीं सकती क्योंकि इसकी वैल्यू ही 4 है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये वाली साइड तो अपने एक हाथ से निकल गई, तीनों की तीन साइड तो इक्वल नहीं हो पाएंगी, लेकिन इस केस में मैं बाकी बची हुई दो साइड्स को तो इक्वल कर ही सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये चीज़ों को हटाता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लीन इंटरफेस में इसको फिर से सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये सारी की सारी चीज़ें अब क्लियर हैं। चलो, अब देखो मैंने क्या बोला
कि ये जो है आपका ये 4 सेंटीमीटर है, ये तो फिक्स है। अब चूंकि मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए है पैरामीटर की, यानी कि आपका पीसी और ये जो पीबी है ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाएंगे, लेट्स से ये दोनों इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू मैंने मान ली x और इसकी वैल्यू मैंने मान ली x, तो ये जो आपका ट्राइंगल है पीसीबी, ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा क्या? कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, ये स्क्वायर के अंदर मैंने अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया हुआ है तो ये जो है ये इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? ये पूरी मिड पॉइंट होगा। और अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ये बात पता है ना कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर सेम लाइन ही होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने 90 डिग्री पर डाल दिया। तो यहाँ पर ये जो है ये अगेन आपका डिवाइड कर देगा दो इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि आपका जो P है और ये जो पॉइंट, लेट से मैंने यहाँ पर Q पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब ये PQCD के पैरेलल बनेगा। ठीक है, बात को समझना बड़े ध्यान से। अब अगर ये पूरा 4 था तो इसका हाफ ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? और ये पूरा कितना होगा? PQ, ये जो PQ है ये अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। PQC क्या हो गया? आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। या क्लियर है इतनी सी बात? क्या हो गया? ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना। चलो अब देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जो पीसी है ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? अंडर रूट का 4 स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट का 20 जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 5 4 जा 20, तो 2√5 निकल के आ जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर नहीं है आपका एक्स। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर है। एक्स अपना कितना आ गया? 2√5। अब मुझे पता है एक्स की वैल्यू जो है 2√5 है और मुझे निकालना क्या है? बीपी प्लस सीपी निकालना है। और हाँ, मिनिमम तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। मिनिमम वाला केस यही होगा जहां पर अपनी दोनों की दोनों वैल्यूज जो है इक्वल आ जाए। तो एक अगर आपका 2√5 अगर मुझे दोनों को ऐड करना होगा तो 2√5 प्लस 2√5 कितना हो जाएगा भाई? 4√5 अपना जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके पीछे के आई होप कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो यहीं पर मैं आप सेशन को एंड करूंगा। आई होप कि आपको जितने भी आज के मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका मेंस का टफ से टफ एग्जाम आ जाए, चाहे आपका बेसिक से बेसिक चीज़ें आ जाए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होगी, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो खैर, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को आप लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जो पेन टैब का पेन है, ये पेन बहुत ज़्यादा थिक है, मोटा है, और इसे पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं बहुत देर से बात बोलना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा क्यों क्लास के बीच में बोलूँ। ठीक है, तो कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही देना। ये बस समझ में, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। हाँ, समझ में नहीं आता। चलो खैर, ये सारी चीज़ें ही कर देना और यहीं पर सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और अगर नहीं किया ना तो माता रानी पाप दे देगी। लाइक और शेयर फटाफट से कर देना। ये बस समझ में। चलो खैर, बाय बाय।